नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पेपर 7 पार्ट 3 जो कि सीजीपीएससी मेंस का भाग है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये है आपका मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, ये जो बुकलेट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। पिछले बार हम लोग इसको बनाए थे। अभी मैं पढ़ाने से पहले मेरे को लगा यार पिछले बार तो पढ़ा ही दिया था, कुछ नया पढ़ाते हैं। मतलब कुछ नया मतलब थोड़ा तो ज्यादा मेहनत करें। तो एक और बुकलेट में चैट जीपीटी की मदद लेके, मतलब उसमें भी टाइम खूब लग गया। ऐसा नहीं चैट जीपीटी को सीधा बोलो तो होता है, कई चीजें डाल डाल के फिर एक और बनी, उससे भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद फिर हम पार्ट 1 करेंगे। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप जो बेंस वाला है, वो हम लोग डाले थे पोल टाइप का कि यार किसको पहले पढ़ाएं। तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो इसी की आई। जबकि मेरे को लगता था ये तो सरल पेपर है, लेकिन आई तो लगा कि चलो ऐसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं 1 सवा घंटे में कि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे लिखना है, क्या लिखना है। उसके बाद बोलोगे तो एक आध लेक्चर और ले आएंगे। जो आप बोलोगे कि भैया ये चीजें और पढ़ा दो, तो उसके हिसाब से और ले लेंगे। फिर पेपर 7 पार्ट 1 की भी ठीक ठाक डिमांड है। मतलब वो 3 ग्रुप हैं, तो आप लोग भी एक मत नहीं हो ना। एक ग्रुप में पेपर 7 पार्ट 1 का खूब डिमांड है, एक में पार्ट 3 की खूब डिमांड है। तो ऐसा अलग अलग चीजें। अगर आप मेंस के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में हम लोग डाले थे लिंक, वहां से आप जुड़ सकते हैं। या मेरे को मैसेज कर देना, आखिरी तक देखोगे तो नंबर आखिरी में बता दूंगा। तो उससे ये है ना कि वही देखेगा आखिरी तक जो, मतलब जिसको सही में पढ़ना है और वो सही में मेंस दिलाता होगा। ये ऐसी ट्रिक है जो मतलब मिली मुश्किल से, जब हम लोग पढ़ते थे तब बनाए थे इसको। और फिर मेरे को लगा यार अच्छी चीज है। तो इसका ट्रिक का मतलब है कार में जीपीएस। मतलब आप जैसे कार देखते होंगे, कार चोरी ना हो जाए इसलिए उसमें जीपीएस लगा देते हैं कि भाई जहां भी जाएगी पता लग जाएगी। या कार में हम जीपीएस मोबाइल से जोड़ देते हैं मैप देखने के लिए। तो बेन है कार में जीपीएस कौन लगाते हैं? जिनका आईक्यू अच्छा होता है। वो पता होगा आईक्यू होता है, एसक्यू होता है, ईक्यू होता है। तो जिनका आईक्यू अच्छा होता है वो कार में जीपीएस लगाते हैं। और या तो कार में एम ई को ये वाला बड़ा ई लिख दो, तो इस ई से बाकी चीजें हो जाएंगी। या कार को ई कार बना दो यार, कौन सा हमारा क्या जा रहा है कुछ भी इमेजिन करने में। तो अगर आप इतना ही सोच लिए ना कि ई कार में जीपीएस है, आई क्यू। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा और आगे हम कुछ संस्थाएं पढ़ेंगे, जैसे आईआईटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यूजीसी पढ़ेंगे, आईआईएम पढ़ेंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। उनके काम आते हैं। तो ये जो इतने सारे काम है ना, उन्हीं में से कुछ काम इसके हैं, कुछ इसके हैं, कुछ उसके हैं। तो इसीलिए ये इतने सारे काम है जो आपको एक सूत्र से याद हो जाएंगे। अब बस आपको याद रखना है। और दूसरा, अगर आप हिंदी वाले हो तो भी इसी को याद रखो, मैं तो सलाह दूंगा। आपको इवेलुएशन का हिंदी अगर नहीं पता तो आप ऐसे लिख दो, इवेलुए। इस लिपि में मत लिखना, देवनागरी लिपि में इवेलुएशन लिख सकते हो, रिसर्च ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं। पहली चीज। और जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं और उनको मान लो लिखना है वसुधैव कुटुंबकम, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो वसुधैव कुटुंबकम ऐसे लिखना, वसुधैव। आप फिर हिंदी वाला वसुधैव मत करना, क्योंकि आप रोमन लिपि में लिख रहे हैं तो आपको रोमन में ही सब लिखना है। ऐसे करके उसको फिर ब्रैकेट कर देना। और चाहो तो ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये कॉलन लगा देना और ब्रैकेट के अंदर उसका मतलब लिख देना अगर आप चाहते हो तो। तो जो हिंदी वाले हैं उनको ऐसा नहीं कि इंग्लिश शब्द लिख देना है, उनको देवनागरी लिपि में ही लिखना है। और अगर आप रोमन लिपि में लिख रहे हैं इंग्लिश वाले हो तो रोमन लिपि में ही लिखना है, भले वो हिंदी शब्द हो। और लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ई से मतलब होता है, पहला काम होता है इवेलुएशन। कोई भी संस्था है, उसका एक काम होता है इवेलुएट करना किसी भी चीज को। जैसे मान लो नैक है, नैक का काम होता है कॉलेजों को इवेलुएट करना कि वो सही तरीके से है कि नहीं। फिर जी से आगे ग्रेडिंग भी होगी। यूजीसी का काम होता है इवेलुएट करना सब सही है कि नहीं। और जो संस्थाएं डिग्री देने वाली हैं उनका काम होता है इक्वालिटी इन डिग्री। मतलब भाई ऐसा मत हो कि तमिलनाडु में अलग डिग्री बांट रहे हैं और उत्तराखंड में अलग बांट रहे हैं। एक भारत है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो डिग्री एक जैसी ही होना चाहिए, एक जैसा ही कोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि बीए वहां 2 साल का चल रहा है और कोई सरकार आई तमिलनाडु में, वो तो कुछ भी बोलते हैं, अभी सोना बांटने वाले हैं, वो बोले कि हम बीटेक 1 साल में करा देंगे। तो फिर वो गलत है ना।
तो डिग्री एक जैसी होना चाहिए। तो जो भी संस्थान जो डिग्री बांटने वाले हैं, वो चाहेंगे कि डिग्री इक्वेलिटी हो। अब सी से होता है मतलब एक होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय, या आप लोक प्रशासन में भी पढ़ते हो कि कोई भी संस्थान जो ऊपर बैठा है, रेगुलेटरी है, उसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, आपस में जो अलग अलग संस्थान है उनके बीच समन्वय बैठाना। दूसरा उसका काम होता है कि उनको अगर कोई दिक्कत है तो किसके पास आप कंप्लेन करोगे, जैसे कोई कॉलेज में है उसको कोई दिक्कत है तो वो यूजीसी के पास कंप्लेन करेगा, तो वहां आप कंप्लेन कर सकते हो। तो पहला है कोऑर्डिनेशन करना, दूसरा है कंप्लेन करना, और तीसरा काम होता है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्षमता निर्माण करना। कोई भी संस्थान है उसका काम होता है कि क्षमता निर्माण हो यार, जैसे यूजीसी है वो अलग अलग कोर्स लाती है कि उसके टीचरों का क्षमता निर्माण हो, आईआईटी है वो चाहती, एनसीईआरटी चाहती है शिक्षकों की क्षमता निर्माण हो। तो ये काम होते हैं। ए से काम होता है एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब सलाह देना। अब भाई कोई भी संस्था है वो सरकार को सलाह देगा कि नहीं देगा, तभी तो बना है ना। तो ए से होता है एडवाइजरी। तो सी हो गया, ए हो गया, अगला है आर। आर से एक काम होता है रिसर्च करना, जैसे एनसीईआरटी है, यूजीसी है, सब रिसर्च करते हैं। और दूसरा है रूल और रूल बनाना। और तीसरा काम है रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन देना। जैसे मान लो यूजीसी है वो कॉलेजों को रिकॉग्नाइज करती है ना कि भाई तुम बन सकते हो, तुम नहीं बन सकते, तुम 2F के अंदर होगे, तुम नहीं होगे, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। कोई भी संस्था है, ओपन यूनिवर्सिटी की संस्था है, ये सब बड़ी संस्थाएं हैं, वो रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, रूल बनाने का काम करती है। तो ये आर से हो गया। फिर कार में, तो एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मैनेजमेंट देखना। ठीक, मैनेज करना कि कैसा मैनेजमेंट है, वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर जीपीएस के जी से हो जाएगा ग्रांट देना। जैसे यूजीसी का तो काम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो ग्रांट ही देते हैं। तो जो ऊपर संस्थाएं बैठी हैं वो ग्रांट भी देती हैं या उसके लिए सलाह देती हैं। पी से होगा प्लानिंग करना, योजना बनाना, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग मतलब कोई भी नीति है उसको बनाना। और तीसरा होता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन मतलब कि उनका आप देखेंगे वो पब्लिकेशन मतलब छापते हैं, अपनी पत्रिकाएं छापते हैं, बाकी चीजें जैसे एनसीईआरटी किताब छापती है। तो एक काम ये भी होता है। फिर एस से होता है सुपरविजन करना। कोई भी संस्था, आईआईटी भी आके सुपरवाइज करती है। तो जो भी बड़ी संस्थाएं हैं वो आके सुपरवाइज करती हैं। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन करना, कि भाई सब मानकीकरण हो, मानक रूप से हो, ये नहीं कि यहाँ अलग है वहां अलग है यहाँ दूसरा है। अगला सिलेबस, सिलेबस एक टाइप का हो। तो जीपीएस आई से है इनोवेशन करना, नई नई चीजें खोजना। क्यू से है क्वालिटी, और दूसरा क्वालिफिकेशन। जैसे जो शिक्षण वाला आयोग है वो बताता है कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वही बताया कि भाई बीए बीएड है, 4 ईयर बीएड होना चाहिए, स्पेशल बीएड होना चाहिए, डीएड का क्या है, तो क्वालिफिकेशन भी वही तय करते हैं। तो ऐसे जिस संस्था में जो काम आ जाए वो आप यहाँ से चिपका देना। नीचे फिर लिख भी दिए, पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा। अब ये पुराना वाला पीडीएफ है, पहले मैं इसी से बता देता हूँ। तो ये मतलब क्योंकि 11-12 पेज का है, फिर नए वाले पीडीएफ से बताते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में बात कर लेंगे बाकी चीजों की। फिर आप जो जो बोलोगे बता देना, वो चीजें अलग कर लेंगे। देखो हर शब्द का ना मतलब है। पहला है कुशल मानव संसाधन। कुशल मानव संसाधन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप हम भी मानव संसाधन है, लेकिन कुशल अलग चीज है। पहली चीज मानव, इंसान सब है। दूसरी चीज है संसाधन, जैसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जैसे कोयला संसाधन है क्योंकि उसका कुछ यूज है। और तीसरा होता है कुशल। कुशल मतलब कि वो ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है गांव में, एक डॉक्टर है जो, मान लो झोला छाप जो डॉक्टर आप बोलते हो, और एक है जो एमबीबीएस डॉक्टर है। तो जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसको हम बोलेंगे कुशल मानव संसाधन। मानव संसाधन गांव का डॉक्टर भी है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, या कोई झाड़ फूक करता है, मानव तो वो भी है, संसाधन भी है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, कुशल नहीं है।
उसके कारण कई लोगों की जान जा सकती है, लेकिन कई लोगों की जान बचाते भी हैं झोला छाप डॉक्टर। ये चीजें, जैसे कोई प्रशिक्षित नर्स है जो प्रशिक्षित है, जैसे डिलीवरी होती है, एक होता है कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए, एक होता है गांव में ही कराइए। तो कुशल मानव संसाधन वो होता है जो प्रशिक्षण लेता है, जैसे कोई आईटी विशेषज्ञ है जिसके पास आईटी की डिग्री है, कंप्यूटर का नॉलेज है, और उसके बाद वो मानव संसाधन बना। कोई इलेक्ट्रीशियन है जो सीखा है, गांव में भी आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाएंगे, वो ट्रांसफार्मर गिरेगा वो जाके डीओ बना लेंगे, ग्रिप निकाल के बना लेंगे। लेकिन वो कुशल मानव संसाधन नहीं, मानव संसाधन है लेकिन कुशल नहीं है। तो कुशल मानव संसाधन वो है जो किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक ज्ञान रखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज प्रशिक्षण है उनके पास। तीसरी चीज अनुभव है, और चौथी चीज तकनीकी दक्षता है। समझ रहे हैं? जैसे एक गांव का व्यक्ति है, वो ग्रिप जोड़ लेता है, मतलब उसके पास ज्ञान है लेकिन प्रशिक्षण नहीं। तो उसके पास अनुभव भी है, कभी भी ग्रिप टूटेगी, ट्रांसफार्मर उड़ेगा तो उसी को बुलाएंगे, लेकिन प्रशिक्षण नहीं है। कुशल मानव संसाधन में चार चीज है। पहली चीज है आपके पास ज्ञान हो, ठीक। दूसरी चीज आपके पास प्रशिक्षण हो, इसीलिए अभी सरकार चाह रही कि जैसे जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उनको प्रशिक्षित कर दें। तीसरी चीज उनके पास उस चीज का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। और चौथी चीज तकनीकी रूप से दक्ष हो। जब ये सब चीजें मिलेंगी तो उसको हम बोलेंगे कुशल मानव संसाधन। अब इसके मुद्दे क्या क्या है, प्रमुख मुद्दे क्या क्या है? पहला मुद्दा भारत में ये है कि हमारे यहाँ युवा कार्यबल खूब ज्यादा है। मतलब अगर आप लेटेस्ट आंकड़े देखेंगे तो करीब 2/3 लोग 35 साल से कम आयु के हैं, लेकिन उनमें से करीब 5% से भी कम को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला है। तो हमारे यहाँ जो औपचारिक प्रशिक्षण है वो कम है। मैं वही बोला ना कि पंचर बना लेंगे, वो क्या बोलेंगे, गाड़ी बना लेंगे, मैकेनिक है वो कोई भी गाड़ी बना लेंगे, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिली। वो इलेक्ट्रिशियन से ज्यादा अच्छा वो ग्रिप जोड़ते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, तो कभी कभी धोखा भी होता है। आपके जो गांव के डॉक्टर हैं, उनको छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दें, हो सकता है और अच्छा हो जाए, पूरा गांव उन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो उनके पास ना प्रशिक्षण नहीं है भारत में। और प्रशिक्षण वो वाला है कि वो किसी से तो सीखे हैं ना, लेकिन औपचारिक कौशल प्रशिक्षण नहीं मिला है। तो पहली दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत है अंतर की, कि केवल 21% युवा किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण पाए, जो कोरिया में 96%। मतलब देखो भारत की स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ औपचारिक तो ये 4% है, अनौपचारिक भी जोड़ लो। अनौपचारिक मतलब कि जैसे औपचारिक सरकार दे रही है और कोई दे रहा है, अनौपचारिक मतलब कि कोई वो दे रही, मान लीजिए अपने गुरु से सीख गए और सीख गए। तो दोनों मिला के भी ना 20% 21% है भारत में। लेकिन अगर आप कोरिया में देखेंगे, कोरिया दक्षिण कोरिया ना, किम जोंग वाला नहीं, तो कोरिया में वही प्रशिक्षण 96% है। यही अंतर होता है दोनों के बीच। तीसरी रोजगार संबंधित चिंताएं। मतलब आप भी तो शिक्षित बेरोजगार होंगे बहुत सारे लोग, मतलब मैं आपका मतलब मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी शिक्षित बेरोजगार था। तो बहुत सारे लोग भारत में शिक्षित बेरोजगार हैं। मतलब उनका जो कौशल है और उनको जो नौकरी मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, वो नौकरी उनको नहीं मिल पाती। तो इसलिए वो नौकरी नहीं लेना चाहते वो। तो इसी को बोलते हैं कि अल्प रोजगार भी बोल सकते हैं, खुद की इच्छा से बेरोजगार भी बोल सकते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगार भी बोल सकते हैं। मतलब एक गैप है कि अपने कौशल और नौकरी बाजार की मांग के बीच बेमेल के कारण चुनौतियां हैं। तब दो चीज है, एक है कि अगर आप इंडस्ट्री से जाके पूछेंगे ना तो उनको लोग चाहिए, लेकिन जैसे लोग चाहिए, जैसे कौशल वाले चाहिए, वैसे नहीं मिल रहे हैं उनको मार्केट में। तो जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो लोगों के पास कौशल है, दोनों में एक वो नहीं है, तारतम्य नहीं है, दोनों के बीच गैप है, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। अगला है जनसांख्यिकी विभाजन। मेन क्या है, हमारे यहाँ जनसांख्यिकी लाभांश है, मतलब जो कार्यशील आयु वर्ग है उसकी आबादी खूब बढ़ रही है। मतलब भारत को युवाओं का देश बोला जाता है, जापान, जर्मनी ये सब बुजुर्गों के देश हो जाएंगे।
लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कौशल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौशल और पुनः कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। इसको बोलते हैं स्किलिंग, रीस्किलिंग। तो कौशल विकास जो कार्यक्रम है, प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार को कौशल देना पड़ेगा। और विशिष्ट क्षेत्र की मांगे, कि हमको ये देखना पड़ेगा कि यार किस क्षेत्र में कितनी मांग है। मतलब आप मान लो कौशल दे रहे कुछ भी करने का, आप कौशल दे रहे लोगों को हम्म, बढ़ई बनने का, और मांग है बढ़ई वाले उद्योग में नहीं, मांग है पर्यटन में। कि आप अगर मतलब ऐसे सोचो कि कोई गांव है छत्तीसगढ़ का, वहां लोग जाते हैं टूरिस्ट बन के। अब अगर आप वहां के लोकल लोगों को प्रशिक्षण दे दो कि यार तुम गाइड बन जाओ, गाइड बनने का एक प्रशिक्षण दे दो, उनको एक सर्टिफिकेट दे दो, और वो उसके बाद गाइड बन के लोगों को घुमाएंगे, तो वो एक कुशल मानव संसाधन हो गया ना। तो वही चीज है कि किस क्षेत्र में मांग है, स्वास्थ्य में मांग है, नर्स का प्रशिक्षण दे दो। परिवहन में मांग है, रियल एस्टेट में है, सुरक्षा में है, अग्निवीर बना दो। तो ऐसे अलग अलग मांग है, उनके हिसाब से आपको लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अगली चीज है व्यावसायिक शिक्षा का महत्व। मतलब लोगों को साथ साथ, अब क्योंकि एनईपी में भी उस चीज की बात हो गई कि भाई साथ में व्यावसायिक शिक्षा भी दो। एक तो होती प्लेन शिक्षा की हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, एक है शिक्षा के साथ साथ कौशल भी आने लगे, तो उससे फिर अच्छी चीज होगी, और इससे आपके आर्थिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा। मतलब भारत अपने जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाएगा, जीडीपी बढ़ाएगा, बाकी चीजें करेगा। क्या कर रहे हैं? जैसे एनईपी में स्कूल स्तर से व्यावसायिक शिक्षा की बात हो रही, एनएसक्यूएफ, एनसीआरएफ, ये ये भी कौशल विकास के लिए हो रहा है। और स्किलिंग किए जा रही है कि भाई स्किल दें बच्चों को, बाकी को। तो ये है आपका मानव संसाधन की उपलब्धता। तो ये अलग अलग पॉइंट है, आप सवाल देख के आपको इनको यूज करना है। एक आपको समझ में आ गया होगा कि उदाहरण भी दे सकते हो कि जैसे बस्तर है, बस्तर के जो युवा है, उनको अगर हम कौशल देते हैं तो भाई वो गाइड बन सकते हैं ना, लोगों को घुमा सकते हैं, लोकल गाइड बन सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं, होम स्टे आ सकता है। तो ये चीजें होना चाहिए। वहां की महिलाएं हैं, आप उनको पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दे दो, कैसे अच्छे से पैकेजिंग करना है सिखा दो, बाकी चीजें सिखा दो। कितना अच्छा हो जाएगा उनके लिए, वो कुशल मानव संसाधन हो जाएंगे। तो यही चीजें हैं। अगली चीज है मानव संसाधनों की नियोजिता। नियोजिता मतलब क्या होता है? नियोजिता मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की वो योग्यता जिससे वो नौकरी प्राप्त करना। इसमें भी दो तीन चीज है। भाई मैं सिफारिश कर दिया, तुम्हारी नौकरी लग गई, लेकिन तुम्हारे पास योग्यता ही नहीं है, सामने वाला फिर निकाल देगा। मैं नौकरी सिफारिश कर दिया, लग गया, तुम जुगाड़ से बने हो, लेकिन काम ही नहीं कर पा रहे ढंग से। तो मेन चीज है कि पहली चीज नौकरी मिले, दूसरी चीज नौकरी चलते रहे, हटाए ना तुमको, और तीसरी चीज कब चलते रहेगी? जब तुम्हारे अंदर तुम ढंग से काम करोगे, काम नहीं करोगे तो कैसे कोई रखेगा? तो नियोजिता मतलब होता है कि जिससे वे नौकरी प्राप्त करना, उसे बनाए रखना और प्रभावी कार्य करने में सक्षम हो, ये कहलाती नियोजिता। इसमें क्या होगा, क्यों आपको रखेगा कोई? पहली चीज कौशल होना चाहिए तकनीक का। भाई मान लो कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, और तो तुम्हारे पास जब तक कौशल नहीं तब तक तुमको कोई फायदा होगा। तो तकनीकी कौशल हो पहली चीज। दूसरी चीज संचार क्षमता हो, बात कर सको, अपनी बात पहुंचा सको। तीसरा सॉफ्ट स्किल भी हो। सॉफ्ट स्किल यही सब की, कैसे अभिवादन करना है, बातचीत करना है, और कैसे किसी समस्या को समाधान करने की क्या योग्यता है, ये सब होनी चाहिए। तभी आपको भी मान लो कोई, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लोग चाहिए, आपको उनको नियोजित करना है। तो आप क्या देखोगे कि उसके पास जो जरूरी कौशल है वो है कि नहीं, वो संचार कर पाता है कि नहीं, कोई समस्या आई तो खुद से समाधान कर पाता है कि नहीं। हर चीज के लिए मेरे ही पास आ जाएगा कि इसका क्या करूं उसका क्या करूं, तो फिर मैं क्यों रखूंगा यार। तो ये चीजें नियोजिता में देखी जाती है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, कि जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण है, उसकी गुणवत्ता क्या है। इसके अलावा अगर आपके पास इंटर्नशिप है, अनुभव है, जनरली एक्सपीरियंस देखते हैं, जैसे जो लोग आईटी क्षेत्र में है, कारपोरेट क्षेत्र में है,
उनका पहले एक्सपीरियंस देखा जाता है। अच्छा, 6 साल का एक्सपीरियंस है तो ज्यादा सैलरी, कम है तो कम है, तो आपका क्या अनुभव है वो देखा जाता है। और तीसरा है कि तकनीकी परिवर्तन के प्रति अनुकूलन है कि नहीं। भाई दुनिया तेजी से बदल रही, आप मान लो लिखने वाले हो, आपसे टाइप नहीं करते आता, और अब कंप्यूटर का जमाना आ गया, आप सीख गए तब तो आप आगे जा पाओगे। आप बोले कि नहीं पेन ही से लिखूंगा, एक्सेल में नहीं करूंगा, खुद से जोड़ूंगा, तो फिर आप निकल जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो ये होता है नियोजिता के उपयोगी कारक। अब चुनौतियां क्या है भारत में, वही है कि देखो, एक है कौशल, मैं वही समझा रहा था, एक है लोगों के पास कौशल, और दूसरी चीज है जो उद्योगों की मांग है। ऐसा नहीं है कि उद्योगों को लोग नहीं चाहिए, उद्योगों में जगह खाली है, उनको आदमी नहीं मिल रहे, लेकिन ये दोनों के बीच ना मिसमैच है, कि जो इनको चाहिए वैसा कौशल लोगों के पास नहीं है। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है लोगों तक। और अगला है कि ग्रामीण शहरी विभाजन है, कि शहरों में ज्यादा सुविधाएं, गांव में नहीं है। महिला पुरुष डिवीजन है, जाति के आधार पर डिवीजन है। तो ये सब भारत में क्षेत्र के आधार पर डिवीजन है, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ठीक ठाक चीजें हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ वो नहीं है। इसके लिए किया क्या जा रहा है, तो स्किल इंडिया मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, नई शिक्षा नीति है। तो ये सब चीजें इसके लिए किए जा रहे हैं, नियोजिता के लिए। और तीसरी चीज है उत्पादकता। उत्पादकता मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, किसी भी मानव संसाधन की उत्पादकता क्या है। उत्पादकता क्या होता है कि सीमित समय में जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी दक्षता क्या है और उसकी गुणवत्ता क्या है। मतलब देखो, समय सीमित होगा, सीमित समय में जो कार्य कर रहे हैं उसकी दक्षता और उसकी गुणवत्ता, ये कहलाती मानव संसाधन की उत्पादकता। कैसे हम देखेंगे, मान लो 4 लोग एक जगह काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा कर्मचारी, ये अच्छा काम करता है। मतलब वो कितना कर रहा है, प्रति कर्मचारी कितना उत्पादन है, और करने से ज्यादा फिर उसकी गुणवत्ता क्या है। मतलब समझ रहे हैं कि भाई तुम काम तो कर रहे लेकिन ढंग का काम नहीं कर रहे, तुम लगे हो बिल्कुल 8 घंटे पढ़ रहे, लेकिन क्या पढ़ रहे तुम्हारे, वो चीज मैटर करती है ना। तो पहली चीज, कितना तुम उत्पादन कर रहे हैं। मान लो 4 मजदूर ही है, सीधी सी चीज, चार क्या, 2 ही मजदूर हैं। पहली चीज तो देखेंगे कि दोनों कितना काम कर रहे हैं। मान लो ये क्या करा दें इनसे, ये मान लो ब्रेड बना रहे हैं, डबल रोटी बना रहे हैं। पहली चीज होती कितना बना रहे हैं, मान लो ये 40 ब्रेड बना रहा है और ये 60 बना रहा है, तो ये जीत जाएगा कि भाई उत्पादकता, मतलब उत्पादन तो इसका ज्यादा है। लेकिन दूसरा, गुणवत्ता भी देखते हैं कि 60 ब्रेड गंदी गंदी बना रहा है और ये 40 शानदार बना रहा है, तो गुणवत्ता किसकी है। समयबद्धता देखेंगे कि समय से कौन बना रहा है, ये तो नहीं कि भाई तुम 10 दिन आए फिर 2 दिन छुट्टी ले लिए फिर 6 दिन छुट्टी ले लिए। और नवाचार, कुछ नई चीज आप जोड़ रहे हैं, कुछ मान लो ब्रेड में कुछ और कर दिए जिससे लोगों को पसंद आया, कुछ नया फ्लेवर डाल दिए। तो ये सब उत्पादकता के तत्व हैं। प्रमुख कारक क्या है इसके, कैसे उत्पादकता बढ़ेगी। तो वही चीज है यार, शिक्षा अच्छी हो, कौशल अच्छा हो, भाई प्रशिक्षण अच्छा हो, ट्रेनिंग अच्छी हो, फिर वातावरण अच्छा हो। ये भी एक चीज है कि आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, चुगली चकारी नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छा काम करोगे। ऐसे वातावरण में कर रहे हैं जहाँ सब एक दूसरे के पीछे पड़े, तो हो सकता है आप ना कर पाओ। अगली चीज है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब होता है कि जैसे बोनस की बात हो गई, कि भाई जो इससे ज्यादा करेगा उसको बोनस मिलेंगे, जो अच्छा काम करेगा बोनस मिलेगा, तो आदमी अच्छे से करता है। आपकी तारीफ हो रही, आपको कोई पुरस्कार दे रहे हैं, तो अच्छे से करोगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छे से करोगे, शारीरिक रूप से अच्छे हो तो अच्छे से करोगे। तो ये सब चीजें उत्पादकता को प्रभावित करती है। ये तो आपको पता है कि विकसित देशों की तुलना में भारत की जो श्रम उत्पादकता है वो कम है। क्या कर सकते हैं, तो कौशल विकास करें,
प्रशिक्षण दें, उनकी स्किल को और बढ़ाएं, जो भी स्किल है उसको अप स्किलिंग करें। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना चलाएं, मतलब जिसका अच्छा प्रदर्शन है उसको और प्रोत्साहित करें। और जो नए कौशल हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें पुनः प्रशिक्षण दें। सवाल कभी आ जाए तो ध्यान रखना। आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक बार प्री में आया था ये सवाल यूपीएससी के। आईओटी मतलब होता है सब जुड़ा है इंटरनेट से, बाकी चीजों से। आप घर में आए तो वो खुद से सेंस किया और आपके कमरे की लाइट जलने लगी। फिर वो समझ गया कि यार बाहर गर्मी ज्यादा है तो एसी भी चलने लगा। फिर वो खुद सेंस किया कि यार एसी इतना टेम्परेचर में रहना चाहिए। फिर वो खुद सेंस किया कि आप थके हो, आपको म्यूजिक चाहिए, तो म्यूजिक बजने लगा। उसको लगा कि आपको लेटने का मन है तो लाइट धीमी हो गई। तो हर चीज ना ऑटोमेटिक होने लगे, उसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सब चीजें आपस में जुड़ी हैं। अगला टॉपिक है कि रोजगार के ट्रेंड्स क्या है, रुझान क्या है भारत में। तो पहला रुझान ये है कि कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर झुका हुआ है। ये तो आपको भी पता है कि पहले रुझान खेती बाड़ी में था। तो अब क्या है, अब सेवा की तरफ ज्यादा रोजगार का ट्रेंड बढ़ा है कि भाई पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग, बाकी उद्योग इनमें गए। दूसरा रुझान ये है कि भारत में अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व है। औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है। मतलब जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, लेबर है, बाकी है, ठेला लगाया है, तो अनौपचारिक है। इनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं है, इसका वर्चस्व है। तीसरा रुझान ये है कि स्वरोजगार और गिग इकोनॉमी का विस्तार हुआ है। मतलब अब लोग खुद से रोजगार करना चाह रहे हैं, तो वो है। और गिग इकोनॉमी मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं जैसे जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, आपका वो क्या बोलेंगे, ब्लिंकिट, तो इनका विस्तार हुआ है। अगला है नियमित वेतनभोगी नौकरी की कमी। मतलब नौकरी कम हो रही, वो वाली जो स्थायी रोजगार है ना, सरकारी नौकरी, वो धीरे धीरे कम हो रही है और प्राइवेट ज्यादा बढ़ रही है। ग्रामीण शहरी रोजगार अंतर आ रहा है। ग्रामीण में जो रहेगा वो खेती कर रहा है, शहर में सेवा आधारित कर रहे हैं। फिर लिंग आधारित अंतर भी है, ये भी आपको पता होगा कि महिलाओं की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो पुरुषों से कम है। महिलाएं कम बाहर जाती हैं काम करने के लिए। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। शिक्षा कौशल असंतुलन है, ये भी हम देखें कि जो उद्योगों को जो कौशल चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। अस्थायी रोजगार का वर्चस्व है। फिर क्षेत्रीय असमानता है। दक्षिण के जो राज्य हैं, पश्चिम के जो राज्य हैं वो ज्यादा ठीक है। हमारे जो राज्य हैं इनको बीमारू राज्य बोलते हैं। मतलब ये अच्छे नहीं है रोजगार के मामले में। अब तकनीक आ गया, एआई का दौर आ गया, आईओटी का दौर आ गया। मतलब इनका ज्यादा प्रभाव हो रहा है। सरकारी योजनाएं आ रही, मनरेगा हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। भारत का 54% है, दुनिया में 60% है। फिर प्रवसन भी एक चुनौती है कि नौकरी की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। और कोविड का भी अपन दे सकते हैं कि कोविड के बाद भी एक रुझान आया। फिर भविष्य में क्या हो सकता है, डिजिटल जॉब्स हो सकते हैं, ग्रीन जॉब्स हो सकते हैं जो पर्यावरण के हिसाब से रहें। स्वास्थ्य आधारित, देखभाल आधारित, केयर इकोनॉमी की बात आ रही। एमएसएमई और शहरीकरण आधारित रोजगार वृद्धि, एमएसएमई, इनकी भी बात हो रही। तो ये आपका वो हुआ, पहला यूनिट हुआ। अगला जो आपके में लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान आयोग, ये उस जमाने में सिलेबस में लिख दिए, हटा नहीं रहे। भाई हर साल छापते हैं तो हटा दें इसको रिवाइज करके। ये ऐसा आयोग है जो कभी बने ही नहीं। समझ रहे, एक ड्राफ्ट आया था संसद में, और जब ये आया था तो लिख दिए होंगे सिलेबस में। वो ड्राफ्ट पारित ही नहीं हुआ। उसमें ये था कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, और ये पारित हो जाता तो ये अलग अलग पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती, सिलेबस कम हो जाता। तो भाई या तो अलग अलग पढ़ना चाहिए था, इसको क्यों
लेकिन जो भी संस्थाएं यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं उनको सबको मिला के एक संस्था बना दो, सीधा सा इसका वो था। जिससे जो उच्च शिक्षा है वो स्वायत्त हो जाए, जवाबदेह हो जाए, पारदर्शी हो जाए, एकीकृत हो जाए। कि यार अलग अलग क्यों करना, जब सब एक जैसा काम करना है सबको, तो एक ही संस्था हो, वो पूरे को कंट्रोल करे उच्च शिक्षा को। तो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग हुआ था और पारित नहीं हो पाए, ये ध्यान रखना। सिफारिश राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यशपाल समिति, इन्होंने सिफारिश की थी। अभी फिर से ये प्रस्ताव है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा एक कमीशन बने जिसमें बाकी जो संस्थाएं हैं वो इसमें आ जाए। अगली जो संस्था है एनसीईआरटी। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सुनते भी होंगे कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है, एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। मैं फुल फॉर्म क्यों बता रहा हूँ पता है? यहीं से काम पता चल जाएगा, रिसर्च और ट्रेनिंग। मतलब पहला काम है शैक्षणिक, दूसरा काम है अनुसंधान और तीसरा काम है प्रशिक्षण। कितना सरल है, नहीं है? भाई फुल फॉर्म में ही लिखा है कि इसका काम क्या है। तो मुख्यालय नई दिल्ली है, स्थापना 1961 में हुई। निर्देशक देख लेना यार, बता दूं। एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक कौन है, और कोई जानकारी बता दो एनसीईआरटी की जो भी एग्जाम में आ सकती है, वेबसाइट में जो हो, लिख के बताना। दिनेश प्रसाद सकलानी। हाँ वही। उन्होंने द 14th of February 2022 को ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का है। देखो एनसीईआरटी को ना 2023 से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। एक जादुई पिटारा है। ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि खुद करना भाई, नहीं करोगे तो फिर एक वीडियो बना लेंगे। अब एनसीईआरटी से ये सवाल आ सकता है, अब जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी यही सब मेहनत करेगा ना। जादुई पिटारा क्या होता है? जादुई पिटारा जो फाउंडेशनल स्टेज है, जो बचपन की क्लास है, उसमें एक खेल आधारित शिक्षण सामग्री है कि इससे ना बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखे, इसलिए जादुई पिटारा है। समझ में भी आ रहा है ना, एक पिटारा है जादुई की, बच्चे खेल पाए। एक परख है। परख क्या है? छात्रों के समग्र मूल्यांकन के लिए नया प्रदर्शन सूचकांक है। परख के माध्यम से एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया समग्र मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जुड़ रही, यह भी एक शब्द चर्चित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। एनसीईआरटी ई कंटेंट भी देती है, डीटीएच में आप देखेंगे, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है। ठीक। तो एनसीईआरटी मतलब क्या करना है, इसे गूगल चैट जीपीटी से इसे पूछ लेना कि भाई इनके क्या है नए नए। तो इस समय बना निर्देशक ये पुराना पीडीएफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं किया हूँ इस वाले में। अगले वाले में आज आप ही पाएंगे कि नहीं यार। यही 33 मिनट का हो गया। चलो ठीक है। कार्य क्या है? देखो कार्य यही बता दिया ना। पहला काम है शैक्षणिक, मतलब शिक्षा से जुड़े जो भी पाठ्य पुस्तक बनाती है उसको वो देखती। परख अभी अपन देख लिए, और ये सब यूज कर लेना। परख हो गया, जादुई पिटारा हो गया, ये सब। अनुसंधान मतलब रिसर्च करती है कि भाई कैसे किताब हो, क्या चीजें हो। और प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण देती है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाना कि कैसे देश में पाठ्यचर्या हो, कैसे पढ़ाया जाए, पहली में क्या पढ़ाए, दूसरी में क्या पढ़ाए, अभी एनईपी में क्या क्या पढ़ाए। पाठ्य पुस्तकों का विकास करेगी, शिक्षकों का प्रशिक्षण करेगी। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये भी एक चीज है। आई से ना कार में जीपीएस, आई वाला जो आईक्यू का आई है ना, उससे एक इंटरनेशनल भी बना लेना। तो कुछ कुछ तो इंटरनेशनल सब करते होंगे ना।
उसके बाद डिजिटल शिक्षा जैसे दीक्षा ई पाठशाला, इसका विकास। NIE, CIAT, ये सब इसकी संलग्न इकाइयां हैं। इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, मतलब यूनिवर्सिटी जैसा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। और 9 से 12 की पुस्तकों में प्राइस कम की है, तो अब एनसीईआरटी और अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला है नीपा। नीपा भी ऐसी चीज है ना कि 62 में यूनेस्को के सहयोग से बना, 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। मतलब ये अलग अलग था। पहले एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग था, 79 में इसका नीपा नाम पड़ा, और अभी इसका है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। इसके भी अध्यक्ष अध्यक्ष बता ही देता हूँ। इनकी जो कुलपति हैं अभी शशिकला वंजारी हैं। 1962 में इसकी स्थापना हुई। मतलब क्या हुआ, यूनेस्को, पहले यूनेस्को का भी फुल फॉर्म पढ़ोगे तो वो भी शैक्षणिक के लिए काम करता है ना। तो यूनेस्को बोला कि यार एशिया में शिक्षा के लिए हम एक संस्था बनाते हैं, और उसका नाम वो 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ तो उसका उसके लिए बनाया, कि जो शैक्षणिक योजनाकार हैं, जो प्रशासक है, उसके लिए उसका एक क्षेत्रीय केंद्र बना कि भाई एशिया में यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर 1965 में इस केंद्र का नाम बदल के कर दिया गया एशियाई शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान। जब एशिया के लिए है तो उसका नाम एशियाई कर दिया गया। फिर यूनेस्को से समझौता जो किए थे 10 साल का, वो समाप्त हो गया। भारत सरकार बोली जब समझौता खत्म हो गया तो अब हम इसको अपने अंडर ले लेते हैं, और इसका विलय नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर दिए। इंदिरा गांधी का दौर था, वो बहुत नहीं मानती थी विदेशी लोगों को, तो विलय कर दी। और 79 में फिर इसका नाम नीपा कर दिया। फिर ये वाली सरकार आई तो इनको लगा यार कुछ तो इज्जत दें, तो 79 में इसका नाम बदल के नीपा कर दिया, और 2006 में भारत सरकार ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। अब आप पूछोगे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत उच्च शिक्षा की जो उत्कृष्ट संस्थान है उनको ये दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि पारंपरिक विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के बराबर उनको दर्जा है। जैसे वो डिग्री दे सकते हैं, पाठ्यक्रम बना सकते हैं, ये सब। जैसे IISc बेंगलोर है, ये डीम्ड है। बिट्स पिलानी डीम्ड है। तो सीधे वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं, भारत सरकार के अंदर, यूजीसी के अंतर्गत। तो ये नीपा है, समझ रहे। पहले यूनेस्को बनाया, ऐसा समझो कि यूनेस्को 1962 में एशिया में उसको शिक्षा इच्छा के लिए काम करना था तो बना लिया। फिर 10 साल का समझौता था, जब वो हो गया तो भारत सरकार बोली जब समझौते ही खत्म तो इसको मर्ज कर लेते हैं। फिर 79 में इसका नाम नीपा कर दिए, 2006 में इसको वो कर दिए। ये एशियन इंस्टीट्यूट ना जब खत्म हुआ तो इसका नाम, मतलब खत्म क्या, उसी के बाद इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट कर दिए, कि एशिया के लिए बना था ना, एशिया का क्षेत्रीय केंद्र था। यूनेस्को एशिया महाद्वीप के लिए भारत में बनाया था, ऐसा समझो। इसीलिए एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जब यूनेस्को हट गया तो उसके आगे नेशनल लगा दिए, तो नाम नीपा हो गया, सीधी सी बात है। क्या करता है, नीति निर्माण में सहायता करता है, शैक्षणिक योजना और प्रशासन में क्षमता निर्माण, यूजीसी को, शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देता है। वही मैं बोला कि पॉलिसी मेकिंग, योजना बनाना, क्षमता निर्माण करना, सुझाव देना। MA, MPhil, PhD, ये सब डिग्री देता है। अच्छा लिखा तो यार, शशिकला वंचारी। जरूरी जरूरी चीज लिख दी है हम लोग कि भाई इतना पढ़ लो तो काम तो हो जाएगा। फिर यूजीसी है, 1956 के अधिनियम से बना। मतलब इसकी भी अपनी कहानी है कि शुरू में राधा कृष्णन समिति बनी, फिर इसको कानूनी दर्जा मिला। बता ही देता हूँ यार, लगे हाथ।
लेकिन मेरे को ये लगता है ना, गलत मत बता दूं। बताता हूँ फिर आप लोग उसी को मान लेते हो। कई लोग को याद हो जाता है, बताते हैं भैया उस दिन वो बताए थे, वो हम लिख दिए थे पेपर में, तो डर लगता है कभी गलत बताए तो गए भाई। 1953 में ये बना था, और 56 में वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान रखना, कभी आ गया ना तो ऐसा लिखना कि 53 में बना था, 56 में संसद के अधिनियम से वैधानिक दर्जा दिया गया। कॉलेजों को अनुदान देना, गुणवत्ता बनाए रखना, मानक देखना। 1944 में जो सार्जेंट कमेटी थी ना, उसके रिपोर्ट के आधार पे हुआ, फिर राधा कृष्णन आयोग बना। ऐसा अलग अलग कहानी था। इसका काम ये है कि भारत के जो भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, उनके लिए एक संस्था हो, इसलिए संस्था बनी है। तो देखो नाम ही से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो अनुदान देना काम होगा। दूसरा, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता। बिहार हर तरफ बहुत खोल लेते हैं ना, डिग्री बांटते रहते हैं, तो कि भाई यहाँ से मत लेना करके। जैसे नेट जेआरएफ एग्जाम लेता है ये, कि नेट होता है उसी से ऊपर जेआरएफ होता है। अब तो एक वो भी है कि ओनली फॉर पीएचडी। फिर एक स्वयं है, इसका ऑनलाइन कोर्स है, पाठशाला है। शोध गंगा है, जहाँ थीसिस रहती है। आप शोध गंगा सर्च करना, थीसिस मिल जाएगी आपको पूरी पूरी। तो जो भी जैसे पीएचडी करते हैं उनकी वहाँ अपलोड हो जाती है, दूसरे देख सकते हैं। फिर स्ट्राइड है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। मल्टी या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब होता है कि जैसे डिसिप्लिन है, एक विज्ञान है, एक कला है, तो दोनों मिलकर रिसर्च करें, वो होता है। परामर्श मतलब नैक के मार्गदर्शन के लिए। ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है, ओपन मतलब ओपन, कि भाई कोई भी आओ। जैसे अभी भी होता है ना कि भैया ये कोर्स करना है, पूछते हैं तो ओपन से कर लूं क्या। ओपन मतलब वहाँ कोई झंझट नहीं है, तुम किसी भी आयु के हो, तुमको मतलब वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बहुत योग्यता की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे कोई किसको कोर्स कौन करेगा, पहली चीज जो दूर है, जिसके आसपास कॉलेज नहीं है, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेगा। कोई नौकरी वाला है, उसको कोई कोर्स साथ साथ करना है, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेगा। महिलाओं को करना है, जिनको घर का काम करना है, वंचित वर्ग है, कोई दिव्यांग है, कोई बुजुर्ग है, मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई। ओपन यूनिवर्सिटी बोलती पैसा दो, कोर्स लो, सीधी सी बात। तो ये वो संस्थाएं जो आयु, समय, योग्यता, दूरस्थता, नौकरी, महिलाएं, कोई वर्ग, सभी को हटा के, कोई भी बाध्यता हटा के सब तक शिक्षा पहुंचाने का काम करती है ओपन यूनिवर्सिटी। लचीली होती है, मतलब आप कोर्स लोगे ना, कोई भी जैसे सुंदरलाल से कोर्स ले लिए, तो ऐसा नहीं कि रोज क्लास जाओ। वो थोड़ा सा 15 दिन की क्लास लेंगे, वो भी मतलब बन जाता है वाली बात है। तो जो करते हैं उनको पता है, ऐसे कैमरे में नहीं बोलूंगा। तो ऐसा रहता है कि सब हो जाता है काम, मतलब बहुत झंझट नहीं रहता। आप और कहीं अगर कोर्स करोगे तो आपको जाना है, टेस्ट दिलाना है, ये करना है, वो करना है। ओपन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेम से सब हो जाए, आराम से हो जाए। खुद आप अध्ययन करोगे, आपके एड्रेस में किताब भेज देंगे, तो भाई डिग्री मिल गई ना, बिना मेहनत के, मतलब मेहनत करके लेकिन बिना झंझट के। तो वो ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू जो है भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का मुक्त विश्वविद्यालय है। तो बहुत लोग कोर्स करते हैं, आप भी करिए, मैं ये बोलूंगा। भाई तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर लो ना सुंदरलाल से। अलग अलग कोर्स है, योगा पे कोर्स है, कर लो। छत्तीसगढ़ी भाषा पे कोर्स है, कर लो। ऐसे अलग अलग नए नए कोर्स लाते रहते हैं कि लोग कोर्स करें। तो आपके पास एक डिग्री हो जाएगी, जब इंटरव्यू में जाओगे, बोलो, पूछेंगे इतने साल क्या किया, दिखा देना कि मैं ये कोर्स किया था। तो उनको भी अच्छा लगेगा, बाकी वो भी समझ जाएंगे कि ओपन से किया है। फिर है एआईसीटी, इसका मतलब है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। मतलब जो भी तकनीकी शिक्षा है भारत में, उसके लिए जो परिषद बनी, उसका नाम है एआईसीटीई। के भी अध्यक्ष बता ही देता हूँ। 45 में स्थापित हुई थी। ठीक। और इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर आधे तो पढ़ने ही वाले हैं, ये मत सोचना कि केवल इंजीनियरिंग की है। ठीक। एआईसीटी और क्या देखती है, फार्मेसी भी देखती है, फार्मेसी वाले हैं वो भी देखती है। फिर होटल मैनेजमेंट भी देखती है। फिर प्रबंधन भी देखती है, मैनेजमेंट भी देखती है।
तो एआईसीटी चारों काम देखती, केवल इंजीनियरिंग नहीं। 87 में इसको वैधानिक दर्जा मिला। और काम क्या होगा कि यार कोई मान लो कोई नए तकनीकी में आपको मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, तो खुद से ऐसे खोल दोगे कि ये आज से इंजीनियरिंग कॉलेज है? तुमको मान्यता लेना पड़े, और कहाँ से लोगे? एआईसीटीई से लोगे। इसके अलावा और क्या करोगे? कोई पाठ्यक्रम है, तुम बोलोगे कि मैं खुद निर्धारित करूंगा कि अपने कॉलेज में मेरे को क्या पढ़ाना है। तो ये हो सकता है क्या? तो वही मान्यता देगी, फिर वही बताएगी कि ये सिलेबस है इंजीनियरिंग का, इस इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस है। और उसके बाद फिर वो गुणवत्ता भी देखेगी कि तुम सही तरीके से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ये तो नहीं कि डिग्री बांट रहे बस पैसा ले लेके। जैसे बीएड कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे कॉलेज हैं ऐसे। नहीं बोलूंगा यार कुछ। एसीटी की भूमिकाएं देखिए। मान्यता, तो बीएड लोग कर लेते हैं ना, आप लोग को भी मैं बोलूंगा ये सब तैयारी करने अगर आए हो ना, नहीं हो रहा है ले लो यार एडमिशन बीएड ईएड में। पूरा सिस्टम रहता है कि अटेंडेंस, आओगे कॉलेज तो इतना लगेगा, नहीं आओगे तो इतना लगेगा। ठीक है, डिग्री मिल जाएगी ना। तो पहली चीज है मान्यता। दूसरा है गुणवत्ता देखना। छात्रवृत्ति भी देते हैं, पाठ्यक्रम भी बनाते हैं। चेयरमैन का नाम सबका कहाँ याद रखते रहोगे? तो ये सब काम है। और इसके अलावा उद्योगों से एसीटी के प्रोफेसर योगेश सिंह है। अपने वाले में कौन है? हाँ, सीताराम अब हट गए, योगेश सिंह है, डीयू के हैं ये। और उद्योगों से समन्वय करते हैं कि भाई ऐसा कोर्स बनाए जो उद्योगों के हिसाब से हो ना, जिससे रोजगार मिले। नवाचार करते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब काम है एआईसीटी का, यही मैं बता रहा था। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, सबको देखते हैं। अगला है एनसीटीई। यही अभी चल रहा था ना कि भाई प्राइमरी के लिए डीएड जरूरी है, इसके लिए 4 ईयर बीएड जरूरी है। तो ये जो न्यूनतम योग्यता है ना कि किस कोर्स के लिए क्या रहेगा, वो यही करती है एनसीटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई 1995 में। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष देख लेना अभी कौन है। कार्य है अध्यापक। देखो पहली चीज है संस्थाओं की मान्यता, एक समझ रहे ट्रेंड। संस्थाओं को मान्यता देना, फिर उनकी गुणवत्ता देखना, फिर उनका पाठ्यक्रम डिसाइड करना, फिर उनका मानकीकरण करना कि भाई सभी एक जैसी डिग्री दो, फिर नवाचार देखना। तो ये सब में वही काम है। मतलब इस टाइप की जो संस्थाएं हैं, उनको प्रशिक्षण देना, शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो डिसाइड करना। तो ये काम है एनसीटीई का। एनसीटीई। और क्या करेगा? बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये सब करती है। स्टैंडर्ड बनाएगी, मान्यता देगी, न्यूनतम योग्यता डिसाइड करेगी कि भाई केवल बीएड से हो जाता है क्या, टेट भी करना पड़ता है ना, वो भी यही बताएगी। पाठ्यक्रम बनाएगी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी, जयपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और भोपाल। मैं कैसे याद किया था अपने जमाने में? जे बी क्यूब। जे से जयपुर, बी से भुवनेश्वर, भोपाल और बेंगलुरु, 3 बी से था। तो इस टाइप का कुछ याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, दूसरे से ज्यादा आपको पता लग गया। फिर है राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा। अब इसका उद्देश्य बता रहा हूँ पढ़ के वेबसाइट से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन और उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना है। तो ये सब उनके बारे में है। परिचय दिए हैं पैराग्राफ में अपना पूरा। ठीक है, बता ही दिया। फिर है राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद।
तो पहले ना एक एनसीवीटी थी और एक एनएसडीए था, ये दोनों मिला के बन गया एनसीवीईटी। तो जैसे इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटीई है, शिक्षा के लिए ये वाली हो गई, तो वैसे वोकेशनल एजुकेशन के लिए एनसीवीईटी है। ये कब बनी? तो 5 दिसंबर 2018 को बनी, ये दो संस्थान से मिलके बनी। और ये फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान है व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए उनको मान्यता देगी। उनको क्या करेगी? उनके लिए मानक निर्धारित करेगी कि भाई ऐसे ऐसे देना है, ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद फिर उनका मूल्यांकन करेगी, उनको पाठ्यक्रम बताएगी कि ऐसे ऐसे करना है, उनको कोई दिक्कत है तो शिकायत करेगी, गुणवत्ता देखेगी सही तरीके से है कि नहीं। और मानक ऐसे बनाएगी जो उद्योगों के हिसाब से हो, कि भाई वहां से प्रशिक्षण करके लोग उद्योगों में जा सकें। रेगुलेट करेगी, कौशल विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी। तो ये एनसीवीईटी का यही काम है, मान्यता देना, निगरानी करना, शिकायत करना। और ये कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है। फिर है आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आईसीएआर के बारे में क्या पता है आपको? कृषि के लिए जो अनुसंधान करती है वो आईसीएआर है। ये ना स्वतंत्रता से पहले ही बन गई थी 1929 में। मुख्यालय नई दिल्ली में, पहले पूसा में था, इसीलिए नई दिल्ली में जहाँ पे ये है उसको पूसा रोड भी बोलते हैं। ठीक। अध्यक्ष कृषि अनुसंधान परिषद है तो कृषि मंत्री होंगे। और किसके लिए काम करेगी? कृषि में क्या क्या रहता है? खाद्यान्न के लिए, दूध पालन, दूध उत्पादन, मछली पालन, अंडा उत्पादन, ये सब के लिए काम करती है। और इसमें रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आईसीएआर का आप देखोगे रिकॉर्ड ना, तो खूब ज्यादा वृद्धि हुई है। हरित क्रांति, डेयरी क्रांति, इनमें योगदान है। काम क्या क्या करेगी? तो पहली चीज देखो, कृषि अनुसंधान नाम से ही है, तो पहला काम तो कृषि में अनुसंधान करना। ठीक। क्या अनुसंधान करेगी? कृषि तकनीक का। और क्या क्या करते हैं बताओ? उन्नत बीज का, यही सब तो अनुसंधान होगा ना, अच्छे तरीके का। फिर जो कृषि शिक्षा है, भाई आपके जैसे रायपुर में यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, बिलासपुर में कॉलेज है, रायपुर में कॉलेज है, तो ये जो कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि के कॉलेज है, उसमें जो गुणवत्ता है, उनका जो प्रबंधन है, उनकी जो क्वालिटी, उसको देखना। इसके अलावा इसका एक काम है कृषि विकास जो केंद्र है, होता है ना किसानों तक, कृषि विकास केंद्र के माध्यम से किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना, और बागवानी में, मत्स्य पालन में, पशु विज्ञान में, इनमें अनुसंधान करना। तो आईसीएआर हो गया। 113 संस्थान है, 74 विश्वविद्यालय है। फिर आईआईटी है। आईआईटी के बारे में क्या पता है आपको? इंजीनियरिंग वाले होगे या मैथ्स वाले होगे तो इसका एग्जाम जरूर दिए होगे। तो आईआईटी, पहला आईआईटी खड़गपुर में बना 1950 में। कुल 23 आईआईटी। आईआईटी एक्ट 61। जो भी जानकारी है ना, ये वाला पुराना पीडीएफ है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता भाई। फिर एग्जाम कैसे होता है? एक तो जेई एडवांस होता है, फिर जेई मेंस होता है, फिर गेट होता है पीजी के लिए। आईआईटी में कोर्स क्या क्या होते हैं ये सब पता है आपको ना? बीटेक होता है, एमटेक होता है, पीएचडी होता है, एमबीए होता है। तो ऐसे ना हेडिंग बना के लिखना, बस मैं ये समझा रहा हूँ। प्रवेश किससे होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, काम क्या होता है। उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र है, बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि हम आईआईटी में एडमिशन लें। वैश्विक मान्यता प्राप्त संस्थान है, पूरी दुनिया में इज्जत है, तकनीकी नवाचार करते हैं। तो ये सब चीजें
आईआईटी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का इसको दर्जा प्राप्त है। सरकार समिति बनी, उसके आधार पे खड़गपुर में आईआईटी बना। 23 आईआईटी है, इसकी एक आईआईटी काउंसिल है। और हमारा उद्देश्य विश्व स्तरीय जो इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो तैयार करना, रिसर्च करना, पेटेंट लेना, नवाचार करना। और ये बाकी योगदान भी करते हैं आईआईटी, जैसे ग्रामीण विकास है, शिक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य के लिए तकनीक देते हैं। तो एक तो आर्थिक प्रभाव है इनका। भाई आईआईटी वाले ही तो फ्लिपकार्ट, जोमेटो सब बना रहे हैं। वैश्विक पहचान है सुंदर पिचई जैसे लोगों के लिए। इसरो, नासा, इनमें भी आईआईटी है। चुनौतियां क्या है? एक तो ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे ब्रेन वहां चल देते हैं। वैश्विक रैंकिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। लैंगिक विविधता नहीं, आईआईटी महिलाएं कम है। छत्तीसगढ़ में भी आईआईटी है, तो ये आईआईटी है। अगला है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पहला है आईआईएम अहमदाबाद, 1961 में बना। आईआईएम अधिनियम 2017 से इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मिला है। 21 आईआईएम टोटल है। सबसे पहले आईआईएम की बात ना योजना आयोग किया था 1950 के दशक में। योजना बनाई गई कि यार प्रबंध के लिए भी कोई संस्थान होना चाहिए। फिर आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद, ये सब बने। एक तो ये स्वायत्त होते हैं, तो स्वायत्तता आ गई, तो अब ये डिग्री दे सकते हैं। पहले डिप्लोमा देते थे, अब ये डिग्री दे सकते हैं। कैट से इनका प्रवेश होता है। और ये कारपोरेट लीडरशिप, मतलब आईआईएम मतलब कारपोरेट लीडरशिप के बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। भारत में वही आर्थिक मजबूती आई। और दिक्कत क्या है? तो फीस बहुत ज्यादा है, विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। पाठ्यक्रम यही सब होता है, एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, आईपीएम, एफपीएम, ये सब है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा होता है। स्वतंत्र शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचा है इसका। फिर एनआईटी। एनआईटी तो आप जानते ही हो, इंजीनियरिंग वाले हैं वो सब जानते हैं। पहले ना इसका नाम एसईसी था, सॉरी आरईसी था। रीजन में खोला गया था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे इनको। ठीक, उसके बाद 2007 के अधिनियम के बाद इनको वो दे दिया गया, राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा दे दिया गया। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब जैसे मान लो ये अपना मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ उतने ज्यादा इंजीनियर नहीं थे ना, तो यहाँ एक दे दिया जाए। मतलब ऐसा कि भाई क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्रीय विकास हो, कोई क्षेत्र पीछे ना हो। तो हर रीजन में खोला गया, क्षेत्रीय असंतुलन ना हो। और 2002 में इन्हीं का नाम एनआईटी कर दिया, अपग्रेड कर दिया, आरईसी को एनआईटी बना दिए। और साथ में फिर इनको कानूनी रूप भी दे दिया गया। ना कि वही जेई मेन से होता है, कोटा होता है, आपको पता है, 50% होम स्टेट वाले रहते हैं, 50% अदर स्टेट के रहते हैं। इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय विकास इसका लक्ष्य है ना, कि अब छत्तीसगढ़ में आपका एनआईटी है और सब बाहर वाले आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलेगा? इसका उद्देश्य ही क्षेत्रीय विकास पे था। इसीलिए आरक्षण देते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है, विविधता भी होती है। चुनौती वही फंडिंग की है, फैकल्टी की है, बाकी चीजों की है। बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमबीए, पीएचडी, ये सब कोर्स होता है। और आईआईटी नहीं होता तो फिर एनआईटी जाते हैं। अगला है जिसको वो करना है, क्या बोलेंगे, लॉ करना है, वो कहाँ जाता है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। एनएलयू कब बना? 1986 में बना। बेंगलुरु, एनएलयू बेंगलुरु की स्थापना हुई 86 में। और यहाँ क्या होता है, 5 साल का। पहले क्या होता था वो, पहले आप बीए करो, फिर 3 साल एलएलबी करो, तो 5 ईयर लॉ की बात करता है। इनका एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और इसको पास करके फिर आप एनएलयूज में जा सकते हो। बी एल एल बी, बी एल एल बी, ये सब होता है। फिर एलएलएम भी होता है। छत्तीसगढ़ में एचएनएलयू, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेट हाई कोर्ट के चांसलर होते हैं इसमें। मतलब या तो भारत के चीफ जस्टिस या राज्य के चीफ जस्टिस इसके चांसलर होते हैं, वही देखते हैं। इसका है कि एक तो इंटर्नशिप होती है, शोध होता है, न्यायिक सुधार के लिए हो सकता है अनुसंधान करते हैं।
तो ये सब इसका दिक्कत वही है, उच्च शुल्क है, ग्रामीण शहरी विभाजन है, तो एनएलयू में दिक्कत है। फिर है पॉलिटेक्निक और आईआईटी। पॉलिटेक्निक क्या है बताओ? पॉलिटेक्निक और आईटीआई, आईआईटी नहीं, आईटीआई व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। अब यार जो कॉमन आदमी, आम आदमी आईटीआई जा पाएगा क्या, एनआईटी जा पाएगा क्या? सीधा पॉलिटेक्निक चल देता है। कक्षा 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करता है, और उसके बाद फिर उसको प्रशिक्षण मिलता है, फिर वो सीधा उद्योगों में चल देता है। और बेस तो यही है ना भारत का। और यही क्या है जो उद्योगों को लोग चाहिए। आईआईटी वाले कहाँ भारत के छोटे मोटे उद्योग में आएंगे? एनआईटी वाले आएंगे क्या? तो यही जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले हैं, यही उद्योग चलाते हैं। इनकी खाई को वो करते हैं, कम करते हैं। तो कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रदान करते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में। मतलब इसमें बहुत, जब 10वीं के बाद बच्चे को कितना सिखा दोगे? तो मध्यम स्तर का जो तकनीकी मानव संसाधन है वो तैयार करते हैं। एआईसीटीई है जो सब कुछ करने वाला है, तो वही इसको मान्यता देता है। और प्रायोगिक प्रशिक्षण, उद्यमिता, इनमें जोर होता है कि भाई बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से आगे बढ़े, उस पे जोर है। मतलब उद्योग उन्मुख शिक्षा, कि उद्योगों में उनको रोजगार मिल जाए, स्किल बने। मतलब व्यावसायिक कार्यों में ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा वो नहीं रहता, फीस नहीं रहता, किफायती शिक्षा होती है, उससे उनका कौशल विकास होता है, स्वरोजगार मिलता है, गरीबी उन्मूलन होता है, गांव में विकास होता है। 3 साल के कोर्स होते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद आप लेटरल एंट्री भी ले सकते हो, मतलब आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो उधर। एआईसीटी देखता है। दिक्कत यह है कि एक तो पाठ्यक्रम पुराना है, उद्योगों से जुड़ाव अब वो कम हो गया है, अब ये पुराने ही ढर्रे में चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं इनके पास। तो ये सब आलोचना कर सकते हो, आईटीआई में भी यही कर सकते हो कि पाठ्यक्रम पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उद्योगों से जुड़ाव कम है। अगला है आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आईटीआई क्या है? अब सुने होगे ना कि आईटीआई मेन है कि और कम टाइम में, 6 महीने से 2 साल की अवधि में तकनीकी और ट्रेड प्रशिक्षण देते हैं। जैसे फिटर का ट्रेनिंग होता है, कोपा का ट्रेनिंग होता है, वो शीघ्र लेखक वाला होता है। और ट्रेनिंग करके 8वीं 10वीं पास भी बच्चा किसी ना किसी रोजगार में पहुंच जाता है। तो ये काम होता है आईटीआई का। मतलब कुशल श्रमिक बनाना मेन है कि भाई श्रमिक तो सब हैं, कुशलता से श्रमिक बन पाए। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ये सब सिखाते हैं। बेरोजगारी में कमी होती है और उद्योगों को जो जरूरत है वो इनसे मिलती है। जो एनसीवीटी है या एससीवीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये इनको सर्टिफिकेट देती है कि इनके पास है। कोपा, फैशन डिजाइनिंग, स्टेनो, सब होता है इसमें। तो कौशल विकास होता है, सशक्तिकरण होता है, किफायती है, ये सब इनके फायदे हैं। फिर मानव संसाधन विकास में योगदान क्या है? कुशल और रोजगार योग्य श्रमिकों का निर्माण करते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब अभियान है। स्थानीय रोजगार में वृद्धि होती है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ाते हैं, उद्यमिता को बढ़ाते हैं। दिक्कत क्या है? पाठ्यक्रम पुराना है, प्रशिक्षक ढंग के नहीं है, आधारभूत ढांचा नहीं है, रिसर्च के लिए लैब ही नहीं है, काम करने के लिए जगह नहीं जहाँ सीखें, और उद्योगों के साथ संपर्क भी नहीं, उद्योगों के हिसाब से सिलेबस भी नहीं है, और उनके साथ समन्वय भी नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं। सरकार क्या कर रही है? वही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्ट्राइव, स्किल इंडिया मिशन, ये सब करके गुणवत्ता में सुधार कर रही है। एनईपी में भी इन सब का जोर है। फिर मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक माध्यम। शिक्षा कैसे मानव संसाधन विकास कर सकता है? तो शिक्षा क्या क्या कर सकता है? पहला, सक्षम मानव पूंजी का निर्माण करता है। सक्षम मानव पूंजी का निर्माण मतलब कि शिक्षा से ही व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, कौशल बढ़ता है, अच्छा दृष्टिकोण आता है, और वो एक अच्छा मानव संसाधन बन पाता है। मतलब तुम पढ़ाई क्यों की, आप क्यों पढ़ाई की, ये सोचो। पहला तो आप एक, आपके अंदर ज्ञान आया, कौशल आया, आपकी बुद्धि खुली।
दूसरा, रोजगार की क्षमता में वृद्धि होती है कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। आपके सामने ये दो लोग हैं, एक पढ़ा है एक ना पढ़ा है, तो किसको आपसे पूछा कि कौन जल्दी किसको रोजगार मिलेगा, तो इसी को मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो देश का आर्थिक विकास होगा, उस व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा। जब विकास होगा, पैसा मिलेगा, तो फिर इसका सशक्तिकरण होगा। मान लो ये महिला है, तो अगर महिला का विकास होगा, आर्थिक विकास, तो महिला सशक्तिकरण होगा। सशक्तिकरण होगा तो लोकतांत्रिक भागीदारी होगी। भागीदारी होगी तो हमारा जो जनसांख्यिकी लाभांश है, जो हमारी दिक्कत है कि भाई इतने सारे लोग हैं, उसका फायदा मिलेगा। भाई युवा जनसंख्या है, इसका फायदा तभी है ना जब सब रोजगार करें, अच्छे से काम करें, और उससे फिर शिक्षित हैं तो स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, पोषण के लिए काम करेंगे, जागरूकता लाएंगे, ये सब बात है। अगली चीज है समान प्रारंभिक शिक्षा, यूनिवर्सल या इक्वल एलिमेंट्री एजुकेशन। आरंभिक शिक्षा अधिकार मतलब आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 21 ए में भी ये है कि इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मौलिक कर्तव्य का जो 11वां कर्तव्य है, वो माता पिता और अभिभावकों का ये दायित्व भी है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। उसके लिए अभियान कौन से, सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा, ये सब अभियान है। मेन लक्ष्य क्या है, किसको देना है, तो जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, जो वंचित वर्ग के बच्चे, उनको शिक्षा देना है। और इससे उपलब्धियां अगर आपसे बोले तो एक तो नामांकन जो दर है उसमें वृद्धि हुई है, जो लिंगानुपात है उसमें सुधार हुआ है। तो ये सब उपलब्धि है हमारी। चुनौतियां क्या है शिक्षा में, सबसे मेन चुनौती पैसे की, कि भाई ढांचे के लिए, प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि चाहिए। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा चाहिए शिक्षा के लिए, वो नहीं है। दूसरा, शिक्षकों की कमी। अब आप गांव में जाओगे, एक स्कूल है, एक ही टीचर है। खासकर जो इंटीरियर इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है। तो दूसरी दिक्कत ये। तीसरी दिक्कत बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचा मतलब ये है कि भाई स्कूल में पानी होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, स्कूल में कक्षा होना चाहिए कि पानी नहीं गिर रहा है, तो वो हर जगह नहीं है। अगली दिक्कत समावेशी शिक्षा की। समावेशी मतलब सबको एक साथ लेके चलो ना। जैसे मान लो कोई दिव्यांग छात्र है, अब उसके लिए ऐसा वातावरण हो कि वो अच्छे से सीख पाए, किसी को नहीं दिखता, वो ऐसे माहौल में रहे कि उसको अच्छे से वो पढ़ पाए, तो उनके लिए भी सबको समावेशित करके शिक्षा। जाति के आधार पर भेदभाव होता है, अभी भी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि इस जाति के लोग ये खाना बना दी तो बच्चे नहीं खाए, तो ये सब गंदी चीजें हैं। फिर अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब होता है कि जो स्कूल नहीं गए, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो स्कूल नहीं गए उनको पढ़ाना, या जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनको पढ़ाना, ये सब अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब स्कूल के अलावा जो शिक्षा देते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजिटल शिक्षाएं कर दें, आधार आधारित उपस्थिति कर दें, वही चल रहा है, तो स्मार्ट स्कूल कर दें, तो ये सब कर सकते हैं। फिर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें, तो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अपन देखें तो उच्च शिक्षा मतलब जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में शिक्षा होती है, वो उच्च शिक्षा है। जो बीए, एमए, पीएचडी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, ये उच्च शिक्षा है। तकनीकी शिक्षा मतलब जो आपके इंजीनियरिंग में होती है, जो आपके एमबीए में होती है, जो आपके आईटीआई में होती है, जो आपके पॉलिटेक्निक में होती है, वो है तकनीकी शिक्षा। संस्थान पढ़े लिए, जो जो पढ़े, यूजीसी, एआईसीटी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, ये सब। एनईपी क्या बात करती है कि इंटरडिसिप्लिनरी हो। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब जैसे आप 12th के बाद मैथ्स, 10th के बाद मैथ्स लिए, अब ये शिक्षा बोलती है कि भाई तुम 11th में मैथ्स भले भी लिए, लेकिन तुम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हो। तुम पॉलिटिकल साइंस भले लिए या ज्योग्राफी भले लिए, तुम फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। ये इंटरडिसिप्लिनरी, लचीली, अनुसंधान आधारित व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने वाली प्रणाली है। चुनौतियां क्या है, एक तो नामांकन अनुपात कम है, इसी को हमारा टारगेट है कि हम बढ़ाएं। स्कूल ही नहीं आ रहे हैं बच्चे उच्च शिक्षा में। फैकल्टी की कमी है, उच्च शिक्षा में एक नामांकन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम है, फैकल्टी कम है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उद्योगों की अपेक्षाओं से असंगत पाठ्यक्रम है, सब वही सब। महिलाओं की सहभागिता कम है, तो ये सब सब लिख सकते हैं। और क्या करें, तो ये डिजिटल
अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी क्या है कि मतलब इसमें क्या होता है, एनईपी में आया कि आपका जो डिग्री है वो यहाँ रहेगा। जैसे बैंक का वो रहता है ना, बैंक में पैसा आप कहीं से डाले उसमें हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो मान लो आप 1 साल कहीं पढ़े, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो आपके एबीसी आईडी में हो जाएगा। अब 8 साल बाद छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति तमिलनाडु चल दिया और उसको फिर से कॉलेज पढ़ना है, तो ऐसे दिक्कत होती है कि फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ दिया तो अब गया फिर से शुरू से पढ़ो। अब उसके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है तो वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और इस सर्टिफिकेट से भी वो कहीं अगर कुछ चाहिए तो वो दिखा सकता है कि भाई 1 साल पढ़ा तो भी मेरा बर्बाद नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं एबीसी आईडी। एबीसी आईडी बनाते हैं इसके लिए, अनुसंधान के लिए अनुसंधान कोष है। व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता। व्यावसायिक शिक्षा मतलब जो विशेष व्यवसाय और शिल्पों के लिए दी जाती कौशल, उसको बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। ये क्यों जरूरी है? ये कौशल अंतर को बांटती है, स्वरोजगार को बढ़ावा देती है, एमएसएमई को बढ़ावा देती है। ये है व्यावसायिक शिक्षा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये सब योजना है, स्किल इंडिया, पीएमकेवीवाई मिशन, फिर आपका डीडीयू जीकेवाई, ये सब होती है। व्यवसायिक शिक्षा में क्या है, एक तो सामाजिक मान्यता की कमी है, मतलब लोग को कौन सी दिक्कत है, मतलब उसको बहुत इज्जत नहीं देते। जैसे आपको गाड़ी बनवाना है, दो मैकेनिक है, एक सर्टिफिकेट चिपका के बैठा है, एक बिना सर्टिफिकेट वाला है, तो आप नहीं देखते ना कि ये सर्टिफिकेट है इसके पास जाए, तो वो है। दूसरा प्रशिक्षकों की कमी है। तीसरा बाजार से जुड़ाव की कमी है कि आप कर भी रहे तो बाजार के हिसाब से नहीं है। क्या क्या कर सकते हैं, तो उद्योग और संस्थान में भागीदारी। पहले ही पूछ लेना यार, ये उद्योग है, तुमको कैसे लोग चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, पूछ लिए, बता दे कि मेरे को ये 50 लोग ऐसे चाहिए। अब इस संस्थान में उसी की ट्रेनिंग हो जाए, 50 का प्लेसमेंट हो जाए, सीधी सी बात है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाए, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा सही से हो जाए, और एनईपी 2020 में 6वीं क्लास से ही हो कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। अगला है बालिका शिक्षा से संबंधित मुद्दे क्या क्या है। बालिका शिक्षा से क्या है, पहला है क्यों बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, मतलब उनका साक्षरता दर कम क्यों है। पहली चीज, बच्चियों का बाल विवाह कर देते हैं, वो उनके साथ दिक्कत है। दूसरा, भेदभाव होता है यार, लैंगिक भेदभाव होता ही है, तो वो दिक्कत है। तीसरा, स्कूल दूर है, तो वो दिक्कत है कि स्कूल दूर है तो बच्चियों को आते में रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा करके नहीं भेजते। स्कूलों में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो बच्चियां नहीं जाती। तो इस कारण बच्चियां स्कूल नहीं जाती। और विशेषकर छोटी बच्चियां तो जा पाती हैं, उसके बाद फिर माँ बाप नहीं भेजते। सुरक्षा से जुड़ी भी चुनौती है, आए दिन आपको सुनने में मिलेगा कि ये घटना हो गई, ये दुर्घटना हो गई। तो जब बच्ची बड़ी होती है तो माँ बाप फिर उसको स्कूल नहीं भेजते, शादी कर देंगे, कुछ और कर देंगे, घर में काम कर बोलेंगे। तो इसी के लिए क्या योजनाएं आई हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सुकन्या योजना। एनईपी में भी है कि लिंग समावेशन कोष हो कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले, छात्रवृत्ति दी जाती है। समाधान क्या है, एक तो जागरूकता है, लोगों में ही जागरूकता है ना, समुदाय में ही, कि बच्चियों को भी पढ़ाओ ना। दूसरा, शिक्षक जो है, महिलाएं शिक्षिका हो तो वहां एक ऐसा माहौल रहे बच्चियों के लिए अच्छा, स्कूलों में स्वच्छता हो, इस उस माहौल में सुरक्षा हो, पेरेंट्स को समझाया जाए कि अपनी बच्चियों को भेजें। जागरूकता रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बाकी माध्यमों से हो, जिससे बच्चियां स्कूल जाएं। सेम चीज फिर वंचित वर्गों के लिए। वंचित वर्ग मतलब समाज में जो भी वर्ग वंचित है, जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी, अल्पसंख्यक है, ये सब। तो पहला मुद्दा है कि असमानता है भाई। आप ऐसे देखोगे ना, साक्षरता दर जो सामान्य वर्ग की है या सामान्य छत्तीसगढ़ की और एसटी की देखोगे तो वो कम मिलेगी आपको। तो नामांकन में कमी है, उपस्थिति में कमी है, और उच्च शिक्षा में तो और कम भागीदारी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ गरीबी है। क्यों है, क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है। भाषा की कमी है कि जो ट्राइबल बच्चा है वो नहीं पढ़ पाएगा। डिजिटल डिवाइड है, वो मोबाइल नहीं समझते, बाकी चीजें नहीं समझते, इस कारण दिक्कत है। क्या कर सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं, छात्रवृत्तियां दे सकते हैं, आवासीय विद्यालय बना सकते हैं कि आप आओ आराम से यहाँ रहो। क्या क्या इसके लिए योजना है, जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ट्राइबल बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालय गांव के बच्चों के लिए, उस्ताद योजना है, जिससे क्या हो कि एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जो समावेशी हो। अब कोई बच्चा सुकमा का है जो हिंदी नहीं समझता, तो उसकी भाषा में पढ़ाया जाए।
पाठ्यक्रम ऐसा हो कि भाई हमारे लिए आहार अनार है, उनके यहाँ अनार नहीं होता तो उनके लिए आहार कुछ और हो जाए। ये होना चाहिए, सामाजिक एकीकरण होना चाहिए, स्थानीय भाषा में शिक्षा होना चाहिए। फिर दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं? तो मेन मुद्दा है कि जैसे कोई दिव्यांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं उनके लिए, रैंप नहीं है। मान लो कोई, किसी का पैर से दिक्कत है, अब वो जाना है, सीढ़ी में दिक्कत होगी, रैंप होना चाहिए। उनके हिसाब से, दिव्यांग व्यक्तियों के हिसाब से शौचालय होना चाहिए। ब्रेल वाली लिपि, ब्रेल सामग्री होना चाहिए। जो नहीं पढ़ पाता उसको भाई, उसके लिए पूरा स्कैन होता है, उसका पूरा स्कैनर रहता है, बाकी चीजें होती है। जहाँ वो जा रहा है वो सब अलग अलग साइन रहते हैं जिससे वो जा सके। उनको अच्छे से पढ़ाना पड़ता है, अलग से ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे हैं। और सामान्य स्कूलों में समावेशन की कमी है, उपेक्षा की जाती है, मजाक उड़ाते हैं, बाकी चीजें होती है। जबकि मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि भाई तुमको अगर दिव्यांग हो तो तुम अपने स्कूल जाओ, जबकि वो गलत चीज है। यहाँ वो रहेगा बच्चा तो उसका विकास होगा, उसके साथ रह के अपना भी विकास होगा। मतलब मैं, मेरे को ध्यान है, मैं हैदराबाद में पढ़ता था, मेरे साथ दो बच्चे थे, बच्चे मतलब दोस्त थे मेरे, और दोनों आंख से उनको वो था, दिव्यांग थे। और मतलब उनकी मेहनत देख के मेरे को प्रेरणा मिलती थी कि यार जब ये इतना पढ़ रहे हैं, वो मतलब पहले लेते थे, मैं भी जाता था साथ में, स्कैन करा दे भाई करके, तो स्कैन कर लेते थे। फिर उनका अलग स्कैन होता है, ब्रेल वाला। फिर वो ऐसे रख रख के पढ़ते थे। वो करके सुनते थे, मतलब जैसे नेट में अपन चला रहे हैं ना, उनका वो बोलता था, तो उसको सुन के समझ लेते थे। तो वो चीजें जब उनके साथ अपन रहते हैं तो अपने को समझ में आता है कि उनके संघर्ष क्या है, उनकी चीजें क्या है। फिर उनके प्रति एक वो आता है कि भाई सबको साथ में रहना है, वो साथ में रहते हैं, वो अपने समझते हैं। और वो ज्यादा टैलेंटेड है अपने से। मतलब एक बार ऐसे ही हुआ, वो चेस बहुत अच्छा खेलता है एक दोस्त, वो मतलब उसको दिखता नहीं, और वो पूरा उनका अलग चेस रहता है। तो खेल रहे थे मेरे साथ, पहले बार तो मैं ऐसे ही खेला कि यार, मतलब मेरे को लगा कि ठीक है। तो वो समझ गया, बोला भाई मेरे को, मतलब तू क्या सोच रहा है, मतलब जिताने के लिए खेल रहा है क्या? फिर अगला मैं पूरे दम से खेला और मैं हार गया। तो मेरे को समझ में आया कि भाई मतलब वो जो दिमाग का एक धारणा रहता है ना, वो टूट जाता है। कि तुम देख के खेल रहे, तुमको पता है तुम्हारा घोड़ा यहाँ, हाथी कहाँ, ये वो सब छू के समझ रहा है कि मैं क्या चला वो छू लिया, वो क्या चलने वाला है वो छू लिया। वो पूरी 64 खंडों को समझ रहा है कहाँ क्या है। और वो हर बार हराता था मेरे को। तो वो चीजें हैं। और हार के अच्छा लगता था। फिर मतलब, और वो चीज है कि एक होता है कि उनको अलग कर दो, एक होता है साथ में रहो। तो वो साथ वाली जरूरी है, समावेशन जरूरी है, उनका समाज में जरूरी है। उनकी उपेक्षा नहीं करना है कि अरे तुम तो ऐसे हो वैसे हो। कोई दया भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं भाई वो तुमसे अच्छे हैं। तुम जिस दिन उनसे बातचीत करने लगोगे, रहने लगो साथ में, तुमसे अच्छे हैं। तुमसे दिमाग में अच्छे हैं, तुमसे भावनाओं में अच्छे हैं, तुमसे सब चीज में अच्छे हैं। तुम कौन होते हैं उनके ऊपर दया करने वाले? वो तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। तो वही चीज है, वो एक बदलने की जरूरत है भावनाएं। और फिर एक कानून आया फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 2016 में, जिसमें हुआ कि इनको समान अवसर मिले, समावेशी शिक्षा मिले। उसके लिए कानून आए, आरक्षण की बात आई, योजना आई, छात्रवृत्ति की बात है। और समाधान यही है कि भाई तकनीक सहायक हो, मान लो उनको स्कैन करना है, कोई व्यक्ति उसको दे, वो सहायता करे, तकनीक दे। शिक्षकों का प्रशिक्षण हो ना, शिक्षकों को सिखाए कि भाई ऐसे बच्चे हैं तो उनको कैसे पढ़ाना है। उनके हिसाब से पाठ्यक्रम हो, उनके हिसाब से किताबें हो, उनके हिसाब से आईसीटी आधारित लर्निंग हो। अब शिक्षक कोई, किसी कोई बच्चा उसको नहीं दिख रहा है और वो पीपीटी में दिखा रहा है कि देखो ये ऐसे कूद रहा है, तो बच्चा फिर कैसे रिलेट कर पाएगा? शिक्षक को भी ऐसे पढ़ाना है ना, बताना है कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, तब वो समझ पाएगा। तो वो चीजें हैं, वैसा पाठ्यक्रम हो, वैसा पढ़ाने का तरीका हो, उनको प्रशिक्षण मिले, आईसीटी आधारित लर्निंग हो। तो ये सब दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मुद्दे। 11 पेज में लंबा टाइम हो गया। ये पीडीएफ में बना के लाया था, ये लंबा पीडीएफ है। कितना मिनट हो गया? अरे भैया 1 घंटा 20 मिनट हो गया। आप लोग, मतलब मैं जैसे ऐसी बात करता हूँ ना बच्चे लोग से जो मिल भी जाते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है, फोन करते, उनको अच्छा ये लगता है कि भैया कम समय में ज्यादा पढ़ाते हो। तो इसीलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का
रोकता हूँ अपने आप को कि यार ज्यादा ना बनाओ, 50 मिनट 40 मिनट में हो जाए। 1 घंटा 20 मिनट हो ही गया है। तो एक काम करते हैं, वो पीडीएफ रखी है मेरे पास, आप लोग इसको देख लो। आपको लगता है कि ये काम हो गया आपका, कि मतलब पर्याप्त है भैया, अब दूसरा पढ़ाओ, तो बोलना हो गया भैया, दूसरा पढ़ा दो। अगर आपको लगता है कि भैया उससे भी पढ़ा दो, वो 40-50 पेज है, 1 8 घंटे में वो भी निपटा दो, कुछ नई चीजें होंगी, तो फिर कमेंट करना कि उससे भी पढ़ा दो। जैसा कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं कर लूंगा। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, शुरू में बोला था कि यार अगर आप मेंस लिखने वाले हो तो मैं ये नंबर दे दे रहा हूँ आपको, 887888000708। अगर इस बार आपका प्रीलिम्स हो गया है तो आप इस नंबर में मैसेज कर देना कि भैया मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेंस वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम लोग ऐड कर देंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ो, भिड़ के पढ़ो, देखते हैं और क्या क्या करा सकते हैं, और जो आप लोग बोलोगे वो कराते रहेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।